हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th पर। बाबू, आज से हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है ना। उस इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाकर मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। ओ, सबसे पहले ये समझो मैनेजमेंट क्या था, याद करा दो। एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं बेटा बात। तो मैंने कल मैनेजमेंट पे चर्चा की थी। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाने की कला ही मैनेजमेंट है। याद आ रही है बेटा बात? और वो दूसरों से काम निकलवाने की कला ही मैनेजमेंट है, लेकिन ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। याद आई बात? और वो मॉडर्न डेज में क्या हुआ, दो वर्ड ऐड कर दिए गए। आज भी दूसरों से काम निकलवाना ही मैनेजमेंट है, लेकिन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली मतलब विद इन द कॉस्ट, इफेक्टिवली मतलब विद इन द टाइम। यही है, याद आई बात? और इसका एक प्रोसेस था। या बेटा आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। बेटा क्या थे ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद करा ना। क्या लिखते हैं हम इसको? पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो इन सब के बारे में मुझे आज इंट्रोडक्शन देना है कि हम प्लानिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या, स्टाफिंग में क्या, डायरेक्टिंग में क्या और कंट्रोलिंग में क्या। ठीक है जी। वैसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं। ये टेबल मैं कम से कम इस ईयर में 15 बार बनाऊंगा। ठीक है जी। शुरू की 5 बार बहुत आराम आराम से बताऊंगा, अलग अलग जगह पे बताऊंगा। ठीक है। आखिरी की 10 बार स्पीड पे उड़ा दिया कर। ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। आकाश पे 1 सेकंड के लिए पहुंच कर, तो वो नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात तो पक्का नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। मैं जब 2 से 3 बार बता दूंगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। उसके बाद आपको लगेगा यार बोरिंग हो गया बहुत। ठीक है, इतना अच्छा से याद हो जाएगी। चलो जी, ढंग से समझते हैं। मैनेजमेंट के प्रोसेस या फंक्शंस पोस्ट डीसी हैं। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। 5, 6, 7 और 8, 5 चैप्टर भी यही है। ठीक है जी। तो जानते हैं बेटा प्लानिंग में क्या करते हैं, समझना जरा आराम से। वो प्लानिंग में सिर्फ हम एक काम करते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, क्या करती है, सब बताता हूं, आराम से समझना बाबू। लेट सपोज कि आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 20 to 23। ठीक है जी। फाइनेंशियल ईयर सब समझते हैं, अकाउंट्स के बच्चे हैं, सबको आइडिया फाइनेंशियल ईयर का। अब वो आपका फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, और आपने 2022-23 में क्या किया बेटा, 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दी और बेच दी। 10 लाख यूनिट बनाई भी और 10 लाख यूनिट बेच भी दी। ठीक है जी। आज बेटा 1 अप्रैल 2023 है, और अब आप सोच रहे हो कि इस पूरे साल में, इस 23-24 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव सेट करे अपने लिए, क्या हम अचीव करना चाहते हैं इस पूरे साल भर में, क्या हमारा बेसिस है, क्या हमारा एंड पॉइंट, हम करना क्या चाहते हैं इस पूरे साल भर। ठीक है जी। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बेटा जो टॉप लेवल है, सीईओज हैं, सीएफओज हैं, एमडी है, इन सब ने मीटिंग करी, बैठे कि क्या करना चाहिए इस पूरे साल भर का टारगेट क्या है, टारगेट सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। इन्होंने देखा यार पिछली बार 10 लाख यूनिट बना दी है और बेच दी है, कम से कम 20% का इंक्रीज तो चाहते हैं। इन्होंने इस बार के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, कुछ भी बोल दो, कि हम 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना और बेचना चाहते हैं पूरे 23-24। इस पूरे साल भर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन 20% से इंक्रीज चाहती है सेल में। पिछली बार 10 लाख थे, इस बार 12 लाख यूनिट बनाना और बेचना चाहते हैं। ठीक है जी। वो हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं। इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। क्या आप में से कोई बैठा हुआ यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि मैं 11th क्लास में जाता हूँ टॉप करके आता हूँ? ऑब्वियसली नहीं। आप पहले दिन से ट्यूशन लगा रहे हो, क्या प्लान्स चल रहे हैं दिमाग में? भाई बोर्ड में 90% प्लस, 95% प्लस स्कोर करना है, यही तो प्लान्स चल रहे हैं।
तो बेटा प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। साल के पहले दिन हम पूरे साल भर की प्लानिंग का चिट्ठा तैयार कर लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी यही कर रही है। समझ में आ रहा है प्लानिंग का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, कुछ ही कह लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब बाबू इस गोल्स को अचीव करने के लिए हो सकता है मुझे कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़े। उन रिसोर्सेस को मैं जो ऑर्गेनाइज करूंगा, जो इकट्ठा करूंगा, वो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में करूंगा। पर बाबू रिसोर्सेस ना तीन तरीके के होते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। दूसरे रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तीसरे रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दैट मींस मेरे एम्प्लॉइज, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा ऑर्गेनाइजिंग में मैं सारे रिसोर्सेज की बात करूंगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करूंगा। मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करनी, मतलब एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। इस गोल को अचीव करने के लिए जो मैंने गोल सेट कर लिया साल के पहले दिन, जी 12 लाख यूनिट बनानी और बेचनी, मुझे बाबू बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है ना बेटा कि मेरे पास उतनी मशीन तो है कि 10 लाख यूनिट मैंने यूनिट बना दी, मैं पिछले साल 10 लाख यूनिट बनाकर बेची है, तो उतनी मशीन तो है जो 10 लाख यूनिट बना सकती है। हो सकता है बेटा उतनी मशीन ना हो जो 12 लाख यूनिट बना सकती है। मान लो मशीन की कैपेसिटी बेटा 11 लाख यूनिट की है और 10 लाख बनाकर बेच भी दिया, अब 12 लाख का टारगेट है, क्या मुझे नई मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? मशीन की जरूरत तो पड़ेगी, वरना 12 लाख बनेंगे कैसे? तो बेटा अगर मशीन की जरूरत पड़ेगी तो इकट्ठी कहां पर होगी? ऑर्गेनाइजिंग। इस 12 लाख यूनिट को बनाने के लिए बेटा मुझे 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, वो कहां पर परचेज करूंगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं बेटा, सारे के सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस की कोई बात ऑर्गेनाइजिंग में नहीं करते। मैंने लिख दिया सारे रिसोर्सेस एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है जी। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग में हम एक और काम करते हैं बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं बेटा। जस्ट लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कभी बड़े भाई बहनों के मुंह से सुना होगा, यार मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे टुकड़े करे, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करे, ये कहाँ होते हैं बेटा? ये भी ऑर्गेनाइजिंग में ही होते हैं। और कमाल की बात ये है कि ऑर्गेनाइजिंग में आपका भी डिस्कशन आता है, ये देख लो। समझ में आया ना क्या हुआ? पता नहीं लगा क्या हुआ? तुम्हारा डिस्कशन हुआ, शुरू के 6 वर्ड छोड़ दो। मेंटलाइजेशन, पागल कहीं के तुम ही हो। ठीक है जी। तो बाबू डिपार्टमेंटलाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाए बात को। चलो जी सामने देखना बाबू, स्टाफिंग थर्ड फंक्शन का नाम। कुछ समझ आता है इस वर्ड से? स्टाफिंग मतलब स्टाफ इकट्ठा करो, मतलब सारी की सारी चर्चा, सारी की सारी चर्चा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस की। बेटा ये जो टारगेट सेट किया है 12 लाख यूनिट बनाने का, बेचने का, भाऊ इतने एम्प्लॉइज तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जो 10 लाख यूनिट बना और बेच सकते हैं। पिछली बार हमने बना और बेच लिया 10 लाख यूनिट। जरूरी नहीं है बेटा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इतने फालतू हो कि 2 लाख यूनिट बना और बेच सकें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने एम्प्लॉय फालतू तो नहीं रखती, रखती होगी स्पेयर में 10 15 20 एम्प्लॉय, हजारों एम्प्लॉय फालतू तो नहीं होते। तो बेटा अगर मुझे किसी स्टाफ की जरूरत है इस गोल को अचीव करने के लिए, तो स्टाफ की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सब कुछ कहां होगा? स्टाफिंग। यानी कि पूरे ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कहां पर चलती है बेटा? वो स्टाफिंग में चलती है। क्या कोई दिक्कत है अभी तक? बात समझ में आ रही है? प्लानिंग में क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए वो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में आते हैं।
ऑर्गेनाइजिंग में सारे रिसोर्सेस, पर ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं, स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आई बात? अगर मैं अभी तक पूछूं आपसे इन तीनों फंक्शन को पढ़कर आपको क्या पता लगा, तो आप यही कहोगे जी ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए। यही तो पता लगा आपको, ठीक है बाबू। तो एक्चुअल वर्किंग तो अगर देखा जाए इन तीनों में से कहीं पर भी स्टार्ट नहीं, काम तो शुरू नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, रिसोर्सेज आ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काम तो नहीं शुरू हुआ। ऐसा बोला जाता है बेटा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, directing initiates action, that means actual working start with the directing only। यानी कि एक्चुअली में काम कहां से शुरू होता है, एक्चुअली में बेटा काम डायरेक्टिंग से शुरू होता है। यानी कि यहाँ प्रोडक्शन शुरू होगा, यहाँ हम सेल्स शुरू करेंगे, यहाँ मार्केटिंग शुरू करेंगे, प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे। समझ में आई बात? एंड लास्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखो तो कहीं ना कहीं डिक्शनरी मीनिंग निकल जाएगा मॉनिटरिंग। सुना है वर्ड कभी? तो वो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग में करते क्या है, सबसे खतरनाक स्टेप यही है। तो वो पूरा साल भर हमारी एक्चुअल वर्किंग चलती रही, प्रोडक्शन चलता रहा, ठीक है। आज साल का एंड होने जा रहा है 31 मार्च 2024 आते, ठीक। कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे बेटा, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि कितनी यूनिट बनी और कितनी बिकी। भैया ये तो टारगेट था ना, जरूरी है 12 लाख ही बन गई होंगी और बिक गई होंगी, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि जो टारगेट है वो तो पूरा होना ही होना है। आपके भी तो टारगेट रहते हैं जिंदगी में, हमेशा पूरे हो जाते हैं क्या? नहीं होते, मानते हो ना सबको? तो टारगेट हमेशा अचीव तो नहीं होंगे। आज बेटा साल खत्म हो गया, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को बेटा हम कंपेयर करेंगे विद माय स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स क्या है? ये वही स्टैंडर्ड है जो मैंने प्लानिंग स्टेज पे सेट किए थे अपने लिए कि जो 12 लाख यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा। मैंने कंपेयर करा और कंपेयर करने से बेटा मुझे कुछ कमियां दिखाई देंगी पक्का, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि 12 लाख यूनिट का टारगेट था, 12 लाख अचीव हो जाए, पर बेटा इट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव इतने बड़े रखती है कि बेटा कुछ ना कुछ कमियों का आना जायज माना जाता है कि कुछ तो कमी रहेगी। मान लो बेटा मेरा टारगेट था 12 लाख यूनिट का और बनी और बिकी 11.5 लाख यूनिट। मैंने ढूंढी भाई, कमी पता लग गई, 50,000 यूनिट कम बनी और कम बिकी है। अब बेटा हम क्या करेंगे, ओ इस डेविएशन का कॉज एनालाइज करें कि डेविएशन क्यों आया, ये कमी आई क्यों है, जानेंगे। देखो बेटा अगर आप कमी का कारण नहीं जानोगे तो ये कमी हर साल आएगी, लिख कर ले लो। तो कमी का कारण तो जानना पड़ेगा। और मैं बोलूं कमी का कारण क्या निकला आखिरी में, कि जिस मशीनरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, साथ ही साथ हर 5-7 दिन के बाद ब्रेकडाउन हो जाती है, हर बार रिपेयर होती है। क्योंकि पूरे साल भर ये यही कहानी चलती रही, इसलिए 12 लाख यूनिट नहीं बन पाई, 11.5 लाख ही बन। कंट्रोलिंग कहता है कमी का कारण जानने के बाद ना उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन भी लेना है, ये नहीं करना उस कारण को छोड़ दो। अच्छा आज मेरे को कारण पता लग गया कि मशीन ब्रेकडाउन हो रही थी बार बार, आज ये कारण पता लगने के बाद में मैं कारण छोड़ दो, इग्नोर करूं, क्या होगा? अगले साल भी यही होगा। तो कंट्रोलिंग कहती है टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक द करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट। और हमने एक्शन क्या लिया, हमने मशीनरी नई टेक्नोलॉजी की बाय कर ली। अभी दोबारा दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या कारण कुछ और भी हो सकता है? हो सकता है मान लो जिस सप्लायर से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, अच्छा मुझे बताओ पोस्ट डीसीपी से कहाँ रॉ मटेरियल बाय करा होगा मैंने, थोड़ा बताओ। ऑर्गेनाइजिंग मैंने यहाँ रॉ मटेरियल बाय करा, उसने 50,000 यूनिट रॉ मटेरियल ही खराब बेचा, तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया।
मान लो कारण ये निकला, करेक्टिव एक्शन लोगे या इग्नोर कर दोगे? करके देख लो, अगली बार 1 लाख यूनिट खराब आएंगे। अगर 50,000 खराब आने पे भी नहीं बोलोगे ना, तो फिर 1 लाख खराब आएंगे। तो आप क्या करोगे, सप्लायर को स्पेसिफिकेशन बता दोगे कि मुझे इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। आप सप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते अगले साल सप्लायर बदल देंगे हम। यही करोगे ना? तो बाबू जब हम करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, यहाँ कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे काम की बेटा, कंट्रोलिंग खत्म हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। कंट्रोलिंग के बाद हम दोबारा किस पे आ जाएंगे बेटा, दोबारा प्लानिंग पर आ जाएंगे। बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने से पहले शुरू हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के बाद खत्म होगा। यानी कि इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब क्या होगा बेटा, 1 अप्रैल 24 आ गई, 24-25 के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बंद हो गई है। फिर दोबारा रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करो, फिर बेटा ह्यूमन रिसोर्सेस रिक्रूट करो, फिर बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन सेल्स शुरू करो, फिर बेटा कंट्रोल करो। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एक बड़े काम की बात बताऊं, बच्चा मुझसे हमेशा क्वेश्चन करता है कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग दिन पे हो रहे होते हैं क्या, कैसे आप बाइफरकेट करोगे कि कब प्लानिंग चल रही है कब ऑर्गेनाइजिंग? बच्चे को पता है क्या लगता है, आखिरी दिन तक भी यही लग रहा होता है, बिजनेस स्टडीज का आखिरी दिन चल रहा होता है, उसको पता है क्या लग रहा होता है कि 2 महीने ये होता है, 1-2 महीने ये होता है, 1-2 महीने होता है। बेटा आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ये सब के सब कॉन्टिन्यूस है, सब के सब। और आपके लिए सबसे सहूलियत की बात पता है क्या है? आपके कोर्स में जितनी चीजें है ना सब कॉन्टिन्यूस है, मैं कोई भी नहीं कहूंगा कि वो एंडिंग है, वो नेवर एंडिंग है। मैं ये बात प्रूव कर देता हूँ, आराम से सुन। आज साल का पहला दिन है, आपको क्या लगता है प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा? आप ताला लगाया हुआ होगा, सिर्फ बोर्ड मीटिंग चल रही होगी क्या? ठीक है, बोर्ड मीटिंग चल रही होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग कोने में बैठे हुए हैं, बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि टारगेट क्या रखा जाए, साथ साथ प्रोडक्शन भी तो चल रहा है। हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का HRM एक कोने में बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा, यानी कि स्टाफिंग भी साथ साथ चल रही है। हो सकता है बेटा मेरे बिजनेस का परचेज मैनेजर आज कोटेशन ले रहा हो रॉ मटेरियल की किसी सप्लायर से और 10-20 हजार रॉ मटेरियल भी खरीद रहा, तो ऑर्गेनाइजिंग भी साथ साथ चल रही होगी। तो बेटा ये जितनी भी बातें हैं ये सब कॉन्टिन्यूस हैं। बस मैं ये बता सकता हूं कि किसका काम क्या है, प्लानिंग का काम ये है, ऑर्गेनाइजिंग का काम ये कराना है, स्टाफिंग का काम ये कराना है, सब कॉन्टिन्यूस है, लगभग रोज हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में सभी फंक्शन। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन किया और खत्म हो गया, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। सर यहाँ पर मेरा ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है जो मैंने कल शुरू किया था। आज मैं बेटा एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं बेटा? चैप्टर नंबर 2। कल मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 2। बेटा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैडम कोई जरूरत नहीं है इसकी, नहीं तो देखिए, तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा आप सबने ना क्लास 9th 10th में कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस पढ़े, वो हो सकता है न्यूटन्स लॉ पढ़ा हो सकता है आइंस्टाइन के कुछ प्रिंसिपल पढ़े हो या और किसी बेटा साइंटिस्ट। ठीक है, मुझे नहीं जानना भैया कि आपको कुछ पता है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हमने हमारा कौन सा साइंस से वास्ता है इतना ज्यादा? ठीक है ना, हमारा तो कॉमर्स से ही वास्ता है, वही बात करेंगे। तो वो हमने सबने प्रिंसिपल ऑफ साइंस पढ़े। देखो प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी निकलेंगी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। पहले मैं चैप्टर का बेस बताने के लिए आपको कुछ सिमिलैरिटीज का डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ डिफरेंसेस का, क्योंकि अभी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर बेटा हम प्रिंसिपल्स का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आई बेटा बात? तो बाबू सबसे पहली बात, अगर मैं सिमिलैरिटी की बोलूं तो चाहे प्रिंसिपल ऑफ साइंस है चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बेटा
ओवर द नाइट कोई भी प्रिंसिपल नहीं बन जाता किसी भी फील्ड में। एक रात में तो कोई प्रिंसिपल नहीं दे पाता बेटा। प्रिंसिपल बनते हैं पता नहीं कितने सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, पता नहीं कितनी सारी टेस्टिंग के बाद, पता नहीं कितनी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, पता नहीं कितनी सारी फाइंडिंग्स के बाद। लोगों को 30-30 साल लग जाते हैं एक प्रिंसिपल देने में। क्या एक बार एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आए आप कह सकते हो कल से प्रिंसिपल? कोई नहीं कह सकता। मानते हो बात? तो बेटा अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हैं वो एक दिन में नहीं बन गए, बहुत साल लगे हैं बेटा इनको बनने। समझ में आई बात? बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस किसी एक सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग पर लगते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे लगाए जाते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर लगता है? हमारे ऊपर। कौन लगाता है? मैनेजर्स लगाते हैं, जो एमबीए करे हुए लोग हैं। किसके ऊपर? एम्प्लॉइज के ऊपर। समझ आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर लगते हैं? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली समझ आए? बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस रिजिड इन नेचर हैं, इनसे डेविएट होना अलाउड नहीं है, और ये बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है। अब डिफरेंस की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि ह्यूमन बीइंग पर लगते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं। क्या बेटा आपका बिहेवियर आपसे मैच करता है, या आपका आपसे मैच करता है, या आपका आपसे मैच करता है? दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और मुझे लगता है 700 करोड़ नए बिहेवियर है। बड़ी सीधी सी बात, एक का बिहेवियर दूसरे से मैच नहीं करता तो जुड़वा भाइयों का बिहेवियर मैच नहीं करता। तो बाबू क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बीइंग अलग अलग नेचर के हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे लग रहे हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। देखो हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि 90% केसेस में ये प्रिंसिपल लगाने पे ये रिजल्ट आ जाता है, पर मैं ये नहीं बोल सकता 100% यही रिजल्ट आएगा। ये बात आप सिर्फ साइंस के प्रिंसिपल में बोल सकते हो, मैनेजमेंट में नहीं। ह्यूमन बीइंग अलग है, ह्यूमन बिहेवियर अलग है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। समझ में आ रही है बेटा बात? जितनी मैंने बात बोली, मैं बहुत स्लो हो गया हूं अगर आप देख रहे हो तो, जब से मैंने चैप्टर शुरू किया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो वो इवेपोरेट होता है, ये साइंस ने बताया, और दुनिया के हर कोने में बात ट्रू है, सच है, एग्जैक्ट रिजल्ट देगी। पर बेटा इतना एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिंसिपल मैनेजमेंट देगा? नहीं देगा। यहां प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं, 80 to 90% ये रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट रिजल्ट वाली कहानी नहीं है। 100% केस में रिजल्ट नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? अब किसने दिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? भाई प्रिंसिपल ऑफ साइंस देने वाले 2-3 नाम तो हमें पता ही है, न्यूटन, आइंस्टाइन को कौन भूल सकता है? ठीक है ना? बाबू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने वाले दो बड़े फेमस लोग हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही लोगों के प्रिंसिपल हमारे कोर्स में, ज्यादा नहीं बेटा, कुछ 25 है। ठीक है जी। बाबू दो पर्सन ने प्रिंसिपल दिए हैं, एक का नाम है बेटा FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, FW टेलर। और बेटा दूसरे का नाम है हेनरी फ्योल। ठीक है जी, मतलब हम टेलर और फ्योल बोलेंगे प्यार से, ठीक है ना? जैसे छाबड़ा गुप्ता, तो बाबू वैसे ही टेलर फ्योल। ठीक है ना, सरनेम बढ़िया है। कहाँ क्या रखा है फर्स्ट नेम में? तो बाबू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए, अब सुनना बहुत काम की बात, ये ना एक साइंटिस्ट टाइप बंदा है, और आप समझ सकते हो खुरापाती दिमाग कैसा होता है साइंटिस्ट का। ठीक है ना? आप किसी भी साइंटिस्ट की फोटो उठाकर देखो, या तो बिल्कुल गंजा, या बाल यहां तक, बेचारों के पास फुर्सत नहीं होती, दिमाग इतना चला है जिंदगी में कि बाल भी नहीं कटवाए, या कहीं गंजे ही रहे कि कंघी करने में टाइम बर्बाद क्यों करें। तो भाई दिमाग के हालात यही हैं इसके भी। तो वो इसने जो प्रिंसिपल दिए वो बेटा एक्सपेरिमेंटेशन पर दिए, टेस्टिंग पर बेस्ड दिए। ऑब्वियसली ये जो टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन है ये ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे किया, किसी लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं करी, ऑब्वियसली। ठीक है। और फ्योल बेटा,
फ्योल एक प्रैक्टिशनर रहा है, एक मैनेजर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और उसने 20 साल तक ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व किया। 20 साल एक मैनेजर की कुर्सी पे रहना और हजारों लाखों ह्यूमन बिहेवियर के टच में आना और सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करना। तो इसने जो प्रिंसिपल दिए वो ऑब्जर्वेशन पर दिए, फाइंडिंग्स पर दिए। इसने तो अपनी प्रैक्टिस पर बेस्ड प्रिंसिपल दिए। इतने साल लोगों के साथ रहा, अच्छा ये प्रिंसिपल लगाओ तो ऐसा रिजल्ट आता है, दूसरे पे लगा के देखा, तीसरे पे लगा के देखा। तो इसने ऑब्जर्व किया ह्यूमन बिहेवियर को, अपनी ऑब्जर्वेशन पर प्रिंसिपल, जो 20 साल इसने देखा। और इसने इसने टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर दी। देखो हैं दोनों बहुत अच्छे, अब ये डिसाइड कभी नहीं कर पाओगे, खैर हमारी इतनी औकात भी कहाँ है कि इन लोगों के हम ये जज करें कि कौन अच्छा और कौन खराब। खुद समझो हमारा लेवल और इनका लेवल, ठीक है ना, हम कभी नहीं डिसाइड कर सकते। दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल है, ठीक है। पर बेटा 90% जगह पर ना ये दोनों सिमिलर बात ही करते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा 10% इन दोनों में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। ज्यादातर पेपर में फ्योल और टेलर के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस दिया इन्होंने, क्या डिफरेंस सोच थी, कहां पर थी। समझ में आ रही है बेटा? चलो जी, अब मैं चैप्टर को और आगे बढ़ाता हूं। मैंने काफी इंट्रोडक्शन दे दिया बाबू। टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए वो 4 प्रिंसिपल दिए और 7 टेक्निक दी। 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक। टेक्निक कुछ अलग चीज नहीं है, बस नाम बुक में टेक्निक के नाम से आप कह सकते हो 11 प्रिंसिपल दिए, ठीक है। 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक दी। और बेटा फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, यानी कि कुल मिला के हमें 25 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। और प्रिंसिपल का मतलब शायद समझते होंगे आप भाई, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मनगढ़ंत कहानियों में लिख दोगे। एक इंसान ने बताया, उस चीज को सिद्धांत बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, तो लगभग लैंग्वेज भी वैसी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। क्या अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर सकते हैं उसके प्रिंसिपल में? फिर तो बाबू आप माशाअल्लाह, भगवान आपका भला करे, आप कुछ ऐड कराए तो क्या ऐड करना अलाउड होगा? नहीं बेटा, ऐड करना अलाउड नहीं होगा। समझ आ रही है बात सारी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? बढ़ाए बात को आगे। तो बाबू आज मुझे कराना क्या था, मैंने तो यही सोचा था कि मैं आज 100% केस में आपको नोट्स दे रहा हूँ। मैं पहले प्रिंसिपल के नाम याद कराऊंगा 25 के 25, ठीक है जी। कुछ नहीं, सिर्फ 20 मिनट में करा दूंगा, सिर्फ 20 मिनट पक्का, ठीक है। पर चलो नोट्स अरेंज नहीं हो पाए, 4-5 के तो नाम याद करेंगे, मेरी कोशिश ऐसी है। 7-8 मिनट हमारे पास हैं, तो 7-8 तो नाम याद कर लेते हैं, बाकी देखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले बेटा मैं फ्योल के ना 4 प्रिंसिपल लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड का नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वो थर्ड ना प्रिंसिपल कोई अलग नहीं है, पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के 2 हिस्से हैं। जो दूसरा हिस्सा इसको बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। थर्ड प्रिंसिपल का नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ प्रिंसिपल सबसे छोटी हेडिंग दोनों बुक की, ये दोनों बुक की सबसे छोटी हेडिंग है। लो पुत्र, ठीक है जी। मैंने भी सिर्फ 4 प्रिंसिपल के नाम लिखे, पहले ये 4 प्रिंसिपल के नाम याद होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बोलो फटाफट से, देख के बोलो। पहले प्रिंसिपल का नाम क्या है? साइंस। अब आज सबके आनी चाहिए, मैं पक्का याद करा दूंगा आपको। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity.
हल्का हल्का नाम बता दूं इसका मतलब क्या है भाई? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या था? साइंस लगाओ ना, अंगूठे छाप की तरह अनपढ़ों की तरह काम क्यों करना है? मतलब ये है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कहता हार्मनी से तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन। कहता अपना एटीट्यूड बदल दो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कहता सबके साथ कॉपरेट करो, ये ना करो मैं और मेरा। और पांचवी बात, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी वर्ड आएगा ना पर्सन या मैन, उसका मतलब होगा एम्प्लॉय। यानी कि इस हेडिंग का मतलब अल्टीमेटली निकलेगा कि हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप कर दो। ठीक है, मैंने इतना आसान कर दिया कि ये चारों के नाम याद हो सकते। ठीक है जी, बोलो फटाफट से। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ठीक है जी बाबू, रखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय बाय।